तो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड। फर्स्ट ऑफ ऑल तो माइंड में ये आना चाहिए कि सर डिमांड का मतलब क्या होता है। देखो, सबसे फर्स्ट टॉपिक ही आपके माइंड में ये रहना चाहिए कि सर व्हाट इज द डिमांड। देखो, हम लोग ने कल ये बोला था कि दो जनों के लिए स्टडी करना है। एक रहेगा आपका कंज्यूमर कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक रहता है हमारे लिए प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मार्केट में डिमांड कौन करेगा? तो एक कंज्यूमर होगा जो कि मार्केट में डिमांड करेगा। बेसिकली डिमांड किसी भी कमोडिटी के होने के लिए ना एसेंशियल है कि तीन एलिमेंट हमारे लिए एक साथ हो। एक होता है हमारे लिए डिजायर। डिजायर किसी भी चीज की इच्छा हमारे मन में होनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि चलो मेरे को ना आइसक्रीम खाना है, बेटा ना सिर्फ इच्छा होने से कुछ नहीं होता है। बहुत जरूरी है कि उसको फुलफिल करने के लिए हमारे पास मीन्स बोले तो रिसोर्सेज होने चाहिए। अब मान लीजिए मेरे पास डिजायर भी है, मेरे पास मीन्स भी है, मेरी मेरी इच्छा भी है किसी चीज को खरीदने की, और मेरे पास पैसा भी खूब है। लेकिन मैं तब तक बाजार में नहीं चीज खरीद सकता जब तक मेरे पास वो जो मनी है ना, उस मनी को स्पेंड करने की विलिंगनेस हो। विलिंगनेस भी हमारे लिए होना चाहिए। तो किसी भी कमोडिटी की डिमांड मार्केट में तभी हो सकती है जब तीन एलिमेंट एक साथ मैच हो। किसी भी चीज की डिजायर होनी चाहिए, सिर्फ इच्छा हो जाने से कुछ नहीं होता है बेटा, औकात भी होनी चाहिए, जिसको कहते हैं हम लोग मीन्स। मेरी इच्छा तो खूब है, मेरे पास औकात भी है, मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ, मगर मान लीजिए एक्स पर्सन धाप के कंजूस है, वो खर्च ही नहीं करना चाहता। तो ख्याली पुलाव देखता रहेगा ना बेटा कि मेरे को BMW कार चाहिए। BMW कार तो चाहिए, मेरे पास मनी भी खूब सारी है, लेकिन मैं उस मनी को खर्च करने को एग्री नहीं हूं, तब तक मैं मार्केट में जाकर किसी भी कमोडिटी की डिमांड नहीं करूंगा। तो बेसिकली डिमांड किसी भी कमोडिटी की तभी होगी, सिर्फ इच्छाएं हो जाने से डिमांड नहीं होगी। देखो, होता क्या है कि जितना तुम डिमांड करोगे उसी हिसाब से प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा। दुनिया में कितने लोग BMW चाहते हैं, उसके हिसाब से BMW अपना प्रोडक्शन नहीं करता है। चाहता तो हर कोई है, वो ये भी तो देखेगा इनमें से कितने लोगों के पास मीन्स ऑफ परचेज है, परचेसिंग पावर है उस BMW को खरीदने का, उन्हीं के लिए तो बनाएगा। मान लो 1 लाख लोग हमारे शहर में रहते हैं और 1 लाख लोग बेटा ना बाई करना चाहते हैं BMW। डिजायर सबकी है, तो क्या मैं मेरे शोरूम पर 1 लाख BMW अवेलेबल कर दूं? क्या नहीं सर, कभी नहीं। मैं ये देखूंगा कि उनमें से कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं। तो मुझे पता चला कि सिर्फ 20,000 लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं BMW खरीदने को। तो सर डिजायर 20,000 डिजायर भी है और मीन्स भी है, वो है 20,000। उनमें से मैं ये भी देखूं ना कितने लोग बेटा ना विलिंगनेस टू स्पेंड होंगे, खर्च करने को कितने तैयार है। तो पता चला सिर्फ 5,000 लोग ही होंगे अभी खर्च करने को तैयार है। तो हम प्रोडक्शन ना तो 1 लाख करेंगे ना 20,000 करेंगे, हम अपना प्रोडक्शन सिर्फ 5,000 यूनिट के हिसाब से ही करेंगे। जनरली थ्योरी ऑफ डिमांड प्रोड्यूसर के लिए भी काम आती है। रीजन ये है कि जब हम डिमांड को फोरकास्ट कर पाएंगे ना, तो फिर हम हमारी सप्लाई को मैनेज कर पाएंगे, प्रोडक्शन उसी हिसाब से मैनेज होगा। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि सर डिमांड किसको कहेंगे। तो ये ध्यान रखना कि एक स्टैंडर्ड डिमांड तभी होती है जब हमारे लिए किसी कमोडिटी की डिजायर है, डिजायर को पूरा करने के हमारे पास मीन्स है, और उसके साथ साथ हमारे लिए उसको खर्च करने की विलिंगनेस है। एक इफेक्टिव डिमांड हमारे लिए, देखो आपको पर डे आपके मॉड्यूल के ही नोट्स यहाँ पर प्रॉपर अरेंज किया हुआ, प्रॉपर आपको नोट्स मिल जाएंगे, और डेली क्वेश्चन जैसा हम स्टेट्स में करते हैं वो क्वेश्चंस भी आप लोगों को मिल जाएंगे। एक चीज और ध्यान रखना, इको का पेपर कोई सब्जेक्टिव नहीं है, लाइनों को रट्टा नहीं मारना है, हमारे कोई सब्जेक्टिव पेपर नहीं है। हमें ऑब्जेक्टिव है, हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ही समझना है। बट हाँ, लो थ्योरी प्रैक्टिक वो आपका पूरा सब्जेक्टिव पेपर है, तो उसको आप पूरा अच्छे से ध्यान रखेंगे ना। तो इफेक्टिव डिमांड कब होता है? तो ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है सर इफेक्टिव डिमांड तब होगा जब एक तो हमारे पास डिजायर हो, मीन्स टू परचेज हो, मीन्स का मतलब रिसोर्स हो, एंड विलिंगनेस टू यूज दोज मीन्स फॉर दैट परचेज। वो जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास, हम उनको खर्च करने को तैयार हैं, तब हमारे लिए बेटा एक इफेक्टिव डिमांड होगी। इनमें से कोई एक है और कोई बाकी की चीजें नहीं है, तो फिर डिमांड हो नहीं पाएगी। मान लीजिए एक साधु महात्मा है, उसके पास पैसा खूब है, लेकिन उसकी डिजायर नहीं, इच्छाएं ही मर गई हैं, तो वो डिमांड क्यों करेगा? करेगा ही नहीं ना। एक पैसा वाला है, डिजायर भी खूब है, मीन्स भी है, लेकिन आपके कंजूस है, तो वो विलिंगनेस टू परचेज ही नहीं, उसकी इच्छा शक्ति नहीं होगी खर्च करने की, तो भी मार्केट में डिमांड नहीं होगी। तो बेटा इफेक्टिव डिमांड के लिए तीन एलिमेंट होना जरूरी है, मीन्स होना चाहिए, डिजायर होना चाहिए, मीन्स होना चाहिए, और विलिंगनेस टू स्पेंड होना चाहिए। तो बेसिकली हम लोग डिमांड को क्या हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि डिमांड रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज। दो बातें, विलिंग भी है और एबल भी है।
उनकी डिजायर है और वो एबल है परचेज करने को, तो वो हमारे लिए बेटा डिमांड हो जाएगी। तो डिमांड डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी of goods and services that consumers are willing and able to purchase at various price during a given period of time। दो स्टडी होती है देखो इको में, एक को बोलते हैं गिवन पीरियड ऑफ टाइम और एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम। दो स्टडी होता है, एक होता है पीरियड ऑफ टाइम, पहले ये समझ लो क्योंकि आपके डेफिनेशनों में खूब काम आएगा। एक का होता है हमारे लिए पीरियड ऑफ टाइम, एक होता है बेटा हमारे लिए पॉइंट ऑफ टाइम। दो बातें होती हैं, एक पीरियड और एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम। सर ये क्या होता है, उसके लिए थोड़ा सा एक अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट मैं लेता हूँ। इफ यू रिमेंबर आप लोग ट्रेडिंग एंड P&L के साथ ऐसा लिखते थे फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, लेकिन आपने याद है आप बैलेंस शीट के साथ ऐसा लिखते थे, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च। मान लो 20, ये भी 20। किसी ने सोचा ये आप फॉर द ईयर एंडिंग क्यों लिखते हैं और ये एज ऑन क्यों लिखते हैं? यही दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक को बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम और एक को बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। जब आप ट्रेडिंग एंड P&L बनाते हो ना, आपने ध्यान दिया उसमें जो एलिमेंट लिखते हो ना वो सिर्फ 1 ईयर के ही लिखते हो। 1 अप्रैल से लेकर लिखा ना फॉर द ईयर एंडिंग, जो साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 20 को, मतलब 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 2020 तक की जितनी भी चीजें होंगी बस उन्हें ही हम लोग दिखाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। एक निश्चित समय अवधि के बीच में यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हमने करा है वो कहलाता है पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम कहलाता है आज अभी इस वक्त एज ऑन 31 मार्च 2020। इस बैलेंस शीट में वो सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज आती है जो बिजनेस शुरू करने से लेकर 31 मार्च 2020 के दिन को देखा जाए तो इस दिन मेरे पास जितनी भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज सब आती है। बिल्डिंग कभी 10 साल पहले खरीदी होगी लेकिन 31 मार्च 20 तक भी है तो अभी भी मेरे लिए आती है। लेकिन ट्रेडिंग एंड P&L में सिर्फ हम लोग इस 1 साल की ही चीजों को लिख रहे होते हैं। तो जब हम लोग सिर्फ इस 1 साल की और एडजस्टमेंट करते हैं ना 1 साल की ही लाने के लिए, तो आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्न्ड। बैलेंस शीट में ऐसा नहीं होता है बेटा, बैलेंस शीट में हमारी खरीदी हुई बिजनेस बनाने से लेकर अब तक आज इस वक्त जितनी भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज है सब आती है। तो ये ध्यान रखना, स्टेट्स में 2 पॉइंट होता है, एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब कल से लेकर आज तक पूरे 1 साल में, पूरे 6 महीनों में क्या कुछ चेंज हुआ है, इसे कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं आज अभी इस वक्त कोई एलिमेंट स्टडी करूं कि आज अभी इस वक्त पूरे बैंकों में कितना पैसा पड़ा हुआ है, तो वो हमारे लिए पॉइंट ऑफ टाइम होता है। तो इको की स्टडी के लिए जनरल सा व्यू याद रखना, एक पीरियड ऑफ टाइम स्टडी होता है बेटा और एक पॉइंट ऑफ टाइम स्टडी होता है। अब जो पीरियड ऑफ टाइम स्टडी होता है ना उसको बोलते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट। बोलो क्या बोलेंगे? फ्लो कॉन्सेप्ट। और जो हमारे लिए पॉइंट ऑफ टाइम होता है ना बेटा उसको बोला जाता है स्टॉक कॉन्सेप्ट। इको में 2 ही तरह की कॉन्सेप्ट स्टडी होते हैं, एक होता है फ्लो, चेंज होना, 1 साल में 1 अप्रैल से 31 मार्च में कितना पैसा आया, कितना गया, कितना खर्चा हुआ, ये फ्लो है। वाटर टैंक चलाए ना, पानी जो बह रहा है उसमें वो फ्लो है। पॉइंट ऑफ टाइम, स्टॉक, आज अभी इस वक्त कोई चीज कितनी है उसे कहते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट। मैं जब डिमांड की स्टडी कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पॉइंट ऑफ टाइम स्टडी करता हूँ या पीरियड ऑफ टाइम? सर पीरियड ऑफ टाइम स्टडी करते हैं। किस पर स्टडी करते हैं? पीरियड ऑफ टाइम हम लोग स्टडी करते हैं कि इस पूरे 1 साल में, बोले तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च में, द क्वांटिटी, डेफिनेशन पर ध्यान दो, डिमांड रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज that consumer are willingness and able to purchase, at various prices भी समझाऊंगा अभी, at various prices during a given period of time। मतलब एक निश्चित अवधि 6 महीनों के लिए, साल भर के लिए हम लोग ये देखते हैं कि वो क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि कंज्यूमर विलिंग है और एबल है परचेज करने को एक पीरियड ऑफ टाइम है, उससे हम लोग डिमांड कहते हैं। तो डिमांड में बेटा हमारे लिए क्या क्या ध्यान रखना है? पहले तो डेफिनेशन। सर डिमांड हमारे लिए क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है जो कि कंज्यूमर विलिंग एंड एबल टू परचेज है, जो इच्छा रखता है और जो खरीदने को भी तैयार है एक निश्चित समय अवधि के बीच में। उसी के हिसाब से तो हम प्रोडक्शन करेंगे ना, अगले ये जो 1 साल है, इस 6 महीने में कितनी वो डिमांड कर सकते हैं
अलग अलग प्राइस पर। अब सर ये क्या है अलग अलग प्राइस पर? देखो ध्यान देना, इस एग्जाम्पल पर आओ, इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। BMW वाला जब अपना प्रोडक्शन करना चाह रहा है तो वो ये देखना चाहेगा कि यार 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितने लोग ना मेरे शोरूम पर आएंगे, डिमांड करेंगे। वो ये नहीं सोचेगा कि डिजायर कितनी है, डिजायर तो 1 लाख जनों की, फिर वो ये देखेगा कि उनमें से डिजायर वालों में से कितने जने बेटा यहाँ पर मीन्स ऑफ पावर रखते हैं, परचेसिंग पावर रखते हैं, तो पता से सब 20,000 ही रखते हैं। फिर उनमें से देखिएगा कितने विलिंगनेस टू स्पेंड है, सर 5,000 जने ऐसे हैं जो एक निश्चित समय अवधि के अंदर मेरे यहाँ पर ना डिमांड करेंगे, कमोडिटी को खरीदने को एग्री होंगे। बट यहाँ डिमांड का मतलब ये रहेगा कितनी क्वांटिटी हम लोग बेटा, क्योंकि हम बोल रहे हैं ना डेफिनेशन में क्वांटिटी रेफर्स टू कितनी क्वांटिटी खरीदेंगे एट वेरियस वेरियस प्राइस लेवल। जैसे मैंने दो चीजें ली बेटा, एक लिया प्राइस और एक लिया बेटा क्वांटिटी। मुझसे ये कहा जाए कि किसी कमोडिटी की प्राइस 10 है तो मैं कितनी क्वांटिटी ले रहा हूँ। मैंने कहा कि अगर 10 प्राइस होगा ना तो पिछले अगले 6 महीनों में मैं 5 क्वांटिटी खरीदने को तैयार हूँ। पीरियड ऑफ टाइम कहा ना, अगर मैं 20 कर दूंगा तो मैं और कम खरीदूंगा। मैंने कहा कि मैं 4 ही खरीदूंगा। मैंने कहा अगर मैं प्राइस 30 रखूं तो प्रोड्यूसर ने कहा, मैंने कहा नहीं मैं तो 3 खरीदूंगा। वो कहे 40 रखे तो मैं कहूँगा 2 ही, 50 रखे तो मैं कहूँ 1 ही खरीदूंगा। एक्चुअली जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाएगी में डिमांड जो होगी ना वो बेटा हमारे लिए कम होती चली जाएगी। तो एट वेरियस प्राइस पर अलग अलग प्राइस पर मैंने कहा 10 पर मैं कितना खरीदूंगा, 20 पर कितना, 30 पर कितना, 40 पर कितना, 50 पर कितना, ये है वेरियस प्राइस पर। वेरियस प्राइस पर कितनी क्वांटिटीज विलिंग एंड एबल टू परचेज है। मैंने कहा 10 प्राइस पर 5 बेटा मेरे लिए एबल हूं, मैं 5 खरीदने को तैयार हूं। अगर 20 हुआ तो 4, 30 हुआ तो 3, 40 हुआ तो 2, 50 हुआ तो 1। इसको तो बोलते हैं डिमांड। और अगर मैं किसी पर्टिकुलर प्राइस पर, अब मैं आज गया मार्केट में और मार्केट में जाकर 30 रुपीज पर मैं 3 क्वांटिटी खरीद कर ले आया, इसको बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। बोलो क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, क्वांटिटी डिमांडेड। दो बातें, एक है हमारे लिए डिमांड और एक है बेटा हमारे लिए क्वांटिटी डिमांडेड। माइंड में आना चाहिए दो बातें बेटा, एक है हमारे लिए डिमांड और एक है क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड वो क्वांटिटीज ऑफ विलिंगनेस एंड एबल टू परचेज एट डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट क्वांटिटीज, उसको तो बोलते हैं डिमांड। एक पर्टिकुलर प्राइस पर पर्टिकुलर क्वांटिटी जो हम लोगों ने खरीदा ना, पर्टिकुलर प्राइस पर 30 पर मैंने कितना खरीदा, तो ये तो क्या था, एक ऐसे एक था ना हमारा कि विलिंगनेस एंड एबल कि मैं 10 पर 5 क्वांटिटी खरीदूंगा, 20 हुआ तो 4 खरीदूंगा, 30 हुआ तो 3 खरीदूंगा, 40 हुआ तो 2 खरीदूंगा, 50 हुआ तो 1 खरीदूंगा। ये क्वांटिटी डिमांडेड नहीं है, ये तो वो डिमांड है जो एक कंज्यूमर बता रहा है कि हम लोग ना इतने इतने प्राइस पर इतनी खरीदने को एग्री हैं। और कोई पर्टिकुलर प्राइस पर जो पर्टिकुलर क्वांटिटी खरीद कर ले आएगा ना बेटा, उससे बोला जाता है क्वांटिटी डिमांडेड। ध्यान रखना डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड क्या हुआ। तो क्वांटिटी डिमांडेड जो होता है ना बेटा वो एक गिवन प्राइस पर स्टडी होता है। लाइक मैंने कहा कि मैं 30 रुपीज पर 3 क्वांटिटी, ये है गिवन प्राइस पर। जबकि डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी जब हम स्टडी करते हैं तो उससे हम लोग कहते हैं डिमांड या डिमांडेड। टेक्निकली उससे आप डिमांड बोलोगे। क्वांटिटी डिमांडेड भी फ्लो कॉन्सेप्ट ही है, फ्लो ही है। हम जो स्टडी कर रहे हैं ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टडी कर रहे हैं, तो डिमांड बोलो क्वांटिटी डिमांड बोलो, ये फ्लो कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर फ्लो की स्टडी होती है कि 30 पर आपने कितना खरीदा। जैसे 1,000 दर्जन ऑफ ऑरेंज पर डे हमारे लिए बिक रहा है, तो पर डे कितना बिक रहा है ना बेटा, हमारे लिए 1,000 दर्जन बिक रहा है पर डे, पर्टिकुलर प्राइस पर, उस दिन की प्राइस पर। या 7,000 दर्जन ऑरेंज हमारे लिए बेटा पर वीक बिक रहा है। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम हुआ या पीरियड ऑफ टाइम हुआ, पीरियड ऑफ टाइम हुआ ना। एक दिन का मतलब सर आज रात को 12 बजे से वापस रात को 12 बजे तक, इस बिटवीन। एक सप्ताह का मतलब बेटा 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में। तो ये पॉइंट है या पीरियड है, एक जर्नी है ना बेटा, इसको पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। ये कौन सा कॉन्सेप्ट होता है बेटा हमारे लिए, फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। देखो वापस से बिठाना, सर बोल रहे डिमांड क्या है। पहले तो सर ने कहा कि एक इफेक्टिव डिमांड होने के लिए बेटा 3 चीजों का होना जरूरी है। विलिंगनेस होना, डिजायर होना चाहिए, मीन्स ऑफ परचेज होना चाहिए, और विलिंगनेस टू स्पेंड टू परचेज होना चाहिए। तो सर डिमांड क्या होगा, तो डिमांड को हम लोग डेफिनेशन कहते हैं कि डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइस, डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर। सर एग्जैक्ट कोई पर्टिकुलर प्राइस पर, अरे वो डिमांड नहीं, वो तो क्वांटिटी डिमांडेड हो जाएगा ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उससे हम लोग डिमांड कहते हैं।
तो क्वांटिटी डिमांडेड बेटा एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्राइस पर होता है, और डिमांड बेटा हमारे लिए यहाँ पर डिमांड हमारे लिए एक डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर होता है। तो जनरली ये डिमांड क्या है, एक अकेला जो है ना बेटा 30 पर 3 ये डिमांड बोलोगे या क्वांटिटी डिमांडेड? सर ये क्वांटिटी डिमांडेड है। 50 पर 1 ये क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड। और वेरियस प्राइस पर वेरियस क्वांटिटीज, वेरियस प्राइस पर वेरियस क्वांटिटीज अदर एलिमेंट कांस्टेंट रहे। सर ये अदर एलिमेंट क्या है वो मैं आगे समझाऊंगा। अदर एलिमेंट कांस्टेंट रहने पर वेरियस प्राइस पर वेरियस क्वांटिटीज जो हम लोग बताते हैं उससे हम लोग यहाँ पर डिमांड बोलेंगे। मेरे हिसाब से डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड खत्म है, आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अब पॉइंट आता है कि सर डिमांड किससे हमारे लिए डिटरमिनेट्स होता है, मतलब किस हिसाब से हमारे लिए डिमांड डिसाइड होती है कि हम अलग अलग प्राइस पर कितने कितने क्वांटिटीज को खरीदेंगे। ये कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारी डिमांड को बढ़ाने में या रिस्पॉन्सिबल है बेटा हमारी डिमांड को कम करने में। उसमें सबसे पहला कंपोनेंट होता है, आप किसी भी कमोडिटी की डिमांड कम या ज्यादा क्यों करते हो, उन्हें हम लोग डिटरमिनेंट्स कह रहे हैं। तो एक है हमारे लिए प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ कमोडिटी की वजह से बेटा हमारे लिए डिमांड हम लोग चेंज करते हैं। प्राइस ऑफ कमोडिटी, जिस कमोडिटी को हम खरीदने जा रहे हैं ना उसकी प्राइस हमारे लिए डिपेंड करती है। देखो आप शॉर्ट नोट भी बना सकते हो, जैसे आप ना ये तो नोट्स मैंने दे दिए, आप एक नोटबुक लेंगे उसमें इस तरह के शॉर्ट नोट बना ले। डिमांड का मतलब क्या हुआ, तो सर डिमांड हमारे लिए क्वांटिटी डिमांड, या इसको हम लोग ऐसा बोल देना, डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी, क्वांटिटी किसका, ऑफ ए गुड्स एंड सर्विसेज। ये डेफिनेशन तो आप भले यूं ही ले लें, डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए गुड्स और सर्विसेज दैट कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। फिर इफेक्टिव डिमांड के 3 पॉइंट ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। डिजायर मीन्स ऑफ परचेज एंड विलिंगनेस टू स्पेंड। फिर डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड में क्या फर्क है, तो क्वांटिटी डिमांडेड गिवन प्राइस पर आता है और डिमांड बेटा हमारे लिए एक डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट क्वांटिटीज को कहते हैं। ये फ्लो कॉन्सेप्ट होते हैं क्योंकि आप वेरियस पीरियड में इसको स्टडी करते हो। तो डिमांड को ऐसा भी बोलते हैं कि डिमांड बेटा ना क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस ऑफ गुड्स का एक रिलेशन है। डिमांड दो चीजों का रिलेशन है बेटा, क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस का। वो था ना बहुत सारी क्वांटिटी डिमांडेड थी, 10 पर कितना खरीदूंगा 5, ये क्वांटिटी डिमांडेड है। 20 पर 4, 30 पर 3, 40 पर 2 एंड 50 पर 1। तो ये क्वांटिटी डिमांडेड, ये क्वांटिटी डिमांडेड, ये क्वांटिटी डिमांडेड, ये क्वांटिटी डिमांडेड पर्टिकुलर गिवन प्राइस पर। और ये जो सारा है ना, ये सारा बेटा हमारे लिए मिलकर एक डिमांड बन जाता है जिसको एक शेड्यूल हम लोग कहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज हमारे लिए। डिटर्मिनेंट्स अगर हम लोग कहें बेटा कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि आपकी डिमांड्स को डिसाइड करते हैं, तो सबसे पहला आता है बेटा प्राइस ऑफ कमोडिटी। जिस कमोडिटी को हम लोग खरीदना चाह रहे हैं ना उसकी प्राइस हमारे लिए डिमांड को डिसाइड करती है। कैसे करती है, तो ध्यान रखना प्राइस ऑफ कमोडिटी का डिमांड के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स का मतलब नेगेटिव रिलेशन होता है। जिस कमोडिटी की हम लोग खरीदने जा रहे हैं अगर उसकी प्राइस बेटा हमारे लिए इंक्रीज हो जाए तो हम लोग ना उसकी डिमांड को डिक्रीज कर देते हैं, और अगर उसकी प्राइस बेटा हमारे लिए डिक्रीज हो जाए तो हम लोग उसकी डिमांड को यहाँ पर इंक्रीज कर देते हैं। प्राइस ज्यादा होगी तो हम कम खरीदना चाहेंगे, प्राइस ज्यादा होगी तो हम कम होगी तो हम ज्यादा खरीदना चाहेंगे। तो एक कौन सा रिलेशन होता है बेटा, इनवर्स रिलेशन। तो ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी से डिसाइड होता है कि आप डिमांड कितनी करेंगे। अगर प्राइस बढ़ा रहे थे जैसे हमने 10 से 20 करा तो हमने डिमांड 5 से 4 कर दिया। सेकंड रहता है बेटा हमारे लिए प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज। खुद की प्राइस से तो इम्पैक्ट होती ही होती है, साथ ही में प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज से भी। हमारी डिमांड फ्लक्चुएट होती है। रिलेटेड कमोडिटी दो होती है बेटा, ध्यान देना, रिलेटेड कमोडिटी दो होती है। एक को बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री और एक को सब्सटीट्यूट। पहला आपका कॉम्प्लीमेंट्री है तो फर्स्ट हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री ही यहाँ पर लिख रहे हैं। एक होता है बेटा हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और एक होता है बेटा हमारे लिए सब्सटीट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री जो जॉइंट डिमांड होगी एक साथ, जिनको दोनों को एक साथ ही हमने को कंज्यूम करना पड़ेगा। जॉइंट डिमांड में लाइक पेन एंड इंक एक साथ ही आएगा, कार एंड पेट्रोल
एक साथ ही काम आएगा। अकेला पेट्रोल काम नहीं आएगा, अकेला कार काम नहीं आएगा, टी एंड शुगर एक साथ ही काम आएगा। इन कमोडिटी को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एक साथ जो चीजों को काम में लेते हैं उन्हें हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहेंगे। और बेटा सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब जो आपका ना आइदर यूज किया जाएगा, दोनों में से कोई एक, या तो ये ले लें या ये ले लें, लाइक टी एंड कॉफी, या तो टी ले लें या कॉफी काम में ले लें। बॉल पेन या इंक पेन, दोनों में से कोई एक काम में हम लोग ले लें। इन गुड्स को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। बहुत अच्छे से याद रखना, खूब काम आएगा आगे आपके। तो देखो दो तरीके बेटा हमारे लिए रिलेटेड गुड्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स तो वो होते हैं जिन्हें हम लोगों को एक साथ काम में लेना होता है, उन्हें हम लोग यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स से हमारी कमोडिटी की डिमांड कैसे फ्लक्चुएट होती है उसको समझना। अगर कार की प्राइस बढ़ जाए ना, ध्यान देना बेटा, अगर कार की प्राइस इंक्रीज हो जाए तो ठीक है, कार की डिमांड तो कम होगी होगी ना, लगे हाथ पेट्रोल की डिमांड भी कम हो जाएगी। क्या है ये, सोचो जरा। कार का प्राइस अगर बढ़ गया तो कार की डिमांड तो कम होगी होगी, ये तो था प्राइस ऑफ द कमोडिटी का इफेक्ट। अब मैं कह रहा हूं अगर कार की प्राइस अगर बढ़ जाए तो लगे हाथ पेट्रोल की डिमांड भी कम हो जाएगी, क्योंकि कार ही लोग कम खरीद रहे हैं तो पेट्रोल भी कम खरीदेंगे। और अगर कार की प्राइस बेटा हमारे लिए कम हो जाए तो पेट्रोल की डिमांड बेटा हमारे लिए बढ़ जाएगी। अभी सोचना ध्यान से, पेट्रोल की डिमांड में जो चेंजेस आया है, प्लीज ना पूरा एफर्ट लगाना, टाइम पास के लिए नहीं। पेट्रोल की डिमांड में जो चेंज आया है वो पेट्रोल के प्राइस की वजह से नहीं आया है बेटा, वो पेट्रोल के प्राइस की वजह से नहीं आया है। वो किसकी प्राइस की वजह से आया है, कार की प्राइस की वजह से, किसी और गुड की वजह से, किसी और गुड की डिमांड पर इफेक्ट आता है। इसे हम लोग प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का इफेक्ट कहते हैं, जिसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नेगेटिव इफेक्ट होता है। कौन सा इफेक्ट होता है, नेगेटिव इफेक्ट। एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो दूसरी उस कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड में तो चेंज आएगा ही आएगा, उसमें तो कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं। लगे हाथ इसके साथ जो डिमांड होती थी ना, उसकी डिमांड में भी फर्क आ जाएगा। और ये कौन सा इफेक्ट होगा बेटा हमारे लिए, नेगेटिव इफेक्ट। एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस कम होगी तो दूसरी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। फिर आता है बेटा हमारे लिए सब्स्टिट्यूट गुड्स, दोनों में से कोई एक। अगर टी का प्राइस बढ़ जाए तो लोग टी तो कम खरीदेंगे, और उसकी बजाय ना बेटा वो कॉफी की डिमांड बढ़ा देंगे। और अगर प्राइस टी की कम हो जाए ना तो लोग कॉफी को छोड़कर, क्योंकि दोनों एक साथ थोड़ी लेते हैं, कोई एक काम में लेंगे, वो कॉफी को छोड़कर टी की डिमांड करने लग जाएंगे। तो अगर हमारे लिए बेटा एक सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या हुआ, दोनों एक साथ काम आएंगी या अलग अलग, अलग अलग कोई एक काम में ले सकते हो। जिसकी प्राइस ज्यादा होती है हम उसको छोड़कर दूसरे को लेना चाहेंगे। अगर टी की प्राइस बढ़ जाए बेटा तो हम कॉफी की डिमांड बढ़ा देंगे, और टी की प्राइस अगर कम हो जाए तो हम टी को बढ़ा देंगे और बदले में कॉफी की डिमांड कम कर देंगे। ये कौन सा रिलेशन हुआ, दोनों में अगर देखोगे तो सेम डायरेक्शन जा रहा है ना बेटा, कोरिलेशन अपन ने पढ़ा था, सेम डायरेक्शन में हो तो इसे हम लोग पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं, या इसे डायरेक्ट रिलेशन भी बोला जाता है। तो ये हमारे लिए पॉजिटिव रिलेशन में होती है, या फिर हम इसे डायरेक्ट रिलेशन भी बोल सकते हैं। देखो ध्यान से बिठाना, अभी हम बढ़ रहे हैं उन एलिमेंट्स को जिनकी वजह से आप लोगों की डिमांड में चेंज आता है। सबसे पहला हम लोगों ने कहा है प्राइस ऑफ कमोडिटी। प्राइस ऑफ कमोडिटी ये कहता है कि अदर थिंग्स इक्वल रहे। अदर थिंग्स का मतलब ये बाकी के जो एलिमेंट पढ़ेंगे ना, इनमें कोई चेंज ना हो, तो आप लोगों के लिए इनवर्स रिलेशन होता है ऑन प्राइस में। अब एक क्वेश्चन ध्यान रखना, अदर थिंग्स बीन इक्वल को सेटरीज पैरिबस भी हम लोग बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कैटरिस पैरिबस का मतलब क्या होता है, कैटरिस पैरिबस का मतलब होता है अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, मतलब बाकी की जो चीजें अपन पढ़ने वाले हैं ना बेटा अभी, इनमें किसी तरह का चेंज ना हो। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग ये कह सकते हैं कि आपकी प्राइस ऑफ कमोडिटी का डिमांड के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है।
ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी अगर बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगा, ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। रिलेटेड गुड्स में दो तरह की चीजें होती हैं बेटा हमारे लिए, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री और एक होता है सब्सटीट्यूट। सब्सटीट्यूट को कंपीटिंग गुड्स भी कहते हैं, एक दूसरे की कॉम्पिटिटर होती है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का याद रखना वापस नेगेटिव रिलेशन होता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के एग्जांपल में क्या याद रखोगे, जो एक साथ काम आती है, पेन एंड इंक, कार एंड पेट्रोल, ब्रेड बटर, सब एक साथ काम आएगा, नेगेटिव रिलेशन होता है। सब्सटीट्यूट गुड्स में पॉजिटिव रिलेशन होता है। एक की डिमांड बढ़ेगी तो एक की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी। अब टी की प्राइस बढ़ी ना तो कॉफी की डिमांड बढ़ेगी। कॉफी की डिमांड खुद की प्राइस की वजह से नहीं हुआ, टी की प्राइस में होने वाले चेंज की वजह से हुआ। फिर आता है बेटा हमारे लिए, इसलिए इसको हम लोग डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप बोलते हैं। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, देखो कंज्यूमर की इनकम से भी हमारी डिमांड बढ़ती है और कम होती है। इस इफेक्ट को स्टडी करने के लिए दो तरह के गुड्स की स्टडी होती है, एक को बोलते हैं नॉर्मल गुड्स और बेटा एक को बोलते हैं हम लोग इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स ऐसे गुड्स जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं उन्हें हम लोग बेसिकली नॉर्मल गुड्स कहते हैं। मैक्सिमम गुड्स नॉर्मल गुड्स में ही डिवाइड किए जाते हैं। नॉर्मल गुड्स में तो जनरली क्या रूल होता है कि अगर आपकी इनकम बढ़ जाए ना, कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाए तो आप ज़्यादा बाई करना चाहोगे, आप अपनी डिमांड को बढ़ा दोगे। और अगर आपकी इनकम कम हो जाए तो आप अपनी डिमांड को कम कर दोगे क्योंकि अब इनकम कम है। मगर इंफीरियर गुड्स में ऐसा नहीं होता है। इंफीरियर गुड्स में इनकम अगर बढ़े ना तो एक लिमिट तक ही डिमांड बढ़ाएंगे, उसके बाद इनकम बढ़ने पर हम उस कमोडिटी की डिमांड को कम कर देते हैं। और इनकम कम होने पर देयर मे बी ए पॉसिबिलिटीज कि हम उस कमोडिटी की डिमांड को बढ़ा देते हैं। प्लीज प्लीज ध्यान देना। नॉर्मल गुड्स जनरल रूल ये होता है कि पॉजिटिव रिलेशन होता है नॉर्मल गुड्स का उस कमोडिटी की डिमांड के साथ। अगर इनकम बढ़ गई तो हमारी डिमांड बढ़ा दी जाती है, इनकम कम हो गई तो डिमांड कम कर दी जाती है। जबकि इंफीरियर गुड्स के साथ उल्टा रिलेशनशिप होता है। इंफीरियर गुड्स में अगर हम लोग कहें ना तो इंफीरियर गुड्स बेटा हमारे लिए कंपैरेटिव थोड़ी सी स्लाइटली लो क्वालिटी गुड्स होते हैं। लाइक मान लो बाजरा हम लोग काम में ले रहे हैं, तो अगर मेरी इनकम बढ़ती जाए ना तो ऐसा नहीं होगा हम बाजरा खूब काम में लें, एक लिमिट तक मैं बाजरा बढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, अगर इनकम और बढ़ गई तो मैं बाजरा यूज ना कर वीट काम में लेना लग जाऊंगा। तो वीट अगर काम में लूंगा तो बाजरे की मेरी डिमांड ऑटोमेटिकली कम कर दी जाएगी। तो इनकम में दो तरह के रिलेशनशिप ध्यान रखने हैं, एक होता है बेटा हमारे लिए नॉर्मल गुड्स पर और एक होता है इंफीरियर गुड्स पर। इनकम का नॉर्मल गुड्स पर पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, इनकम बढ़े तो हम डिमांड बढ़ा देते हैं, इनकम कम हो तो हम डिमांड कम कर देते हैं। वही इंफीरियर गुड्स में ऐसा नहीं होता है, इनमें उल्टा रिलेशन होता है, इनकम के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। अगर हमारा इनकम बढ़ जाए तो हम इंफीरियर गुड्स की डिमांड को कम कर देते हैं और अगर इनकम कम हो जाए बेटा तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड को हम लोग बढ़ा देते हैं। ये सारा 11th में पढ़ा हुआ है आपको, बस हम लोग उनको व्यू में बिठा रहे हैं। तो देखो मोस्ट ऑफ द कंजम्पशन गुड्स इस कैटेगरी में हमारे लिए आते हैं और इनका बेटा पॉजिटिव रिलेशन होता है, इनकम बढ़े तो हम इनकी डिमांड को बढ़ा देते हैं। जैसे फर्नीचर, क्लॉथ, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर ड्यूरेबल और सेमी ड्यूरेबल, ये कैटेगरी के गुड्स होते हैं। डिमांड इनकम बढ़ने पर हम इनकी डिमांड बढ़ाते हैं, इनकम कम होने पर हम इनकी डिमांड कम कर देते हैं। लेकिन जो एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स है ना, जैसे फ्यूल हो गया, कुकिंग ऑयल, नेसेसरी क्लॉथ वगैरह हो गया, जो बेसिक नीड्स को हमारे लिए फुलफिल करते हैं, कंज्यूमर की इनकम चेंज होने पर विल कॉज एन इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड बढ़ेगी तो जरूर, बट इन चीजों के कंपैरेटिव कम बढ़ती है। तो जैसे क्या होता है ना कि हमारी इनकम बढ़ी तो हम नया फर्नीचर लाते हैं, नई टीवी लाते हैं, नए रेफ्रिजरेटर लाएंगे, इनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन जो खाने पीने की चीज़ें हैं ना उनमें कंपैरेटिव ज़्यादा चेंज नहीं होता है क्योंकि इनकम कम भी है तो भी हम हमारी बेसिक नीड्स को पूरा कर रहे होते हैं। तो इस रीजन से जो हमारे लिए ड्यूरेबल गुड्स होते हैं या सेमी ड्यूरेबल गुड्स जो कई सालों तक हमारे लिए काम आएंगे, इनकम बढ़ने पर उनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन वहीं पर बेटा जो हमारे लिए एसेंशियल गुड्स होते हैं ना उनकी डिमांड इनकम बढ़ने पर कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होती। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि हमारे लिए वो गुड्स ऑलरेडी काम आ रहे होते हैं। हम इनकम बढ़ा भी देंगे तो ऐसा तो नहीं होगा ना, पहले हम 2 चपाती खाते थे, हम इनकम बढ़ गई तो 5 खाने लग जाएं, हम जो बेसिक नीड्स हैं उसे ऑलरेडी पूरा कर रहे हैं।
और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज एज पीपल बिकम रिचर, जैसे जैसे वो अमीर बनता जाता है, देयर इज रिलेटिव डिक्लाइन इन इम्पोर्टेंस ऑफ फूड, फूड पर उसकी इम्पोर्टेंस ना कम होती जाती है, वो बेसिक नीड्स ऑलरेडी पूरी कर रहा होता है, और अदर नॉन ड्यूरेबल गुड्स, वही आप लोगों की फूड और अदर नॉन ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल का मतलब जो एक बार ही काम आते हैं, फ्रूट्स हो गए एक बार ही काम में लेंगे, इन पर हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाती है, और हम अब अपने बास्केट में ना टीवी, कार, हाउस वगैरह अमीर होते होते इन चीजों को ज्यादा खरीदने लगते हैं। लेकिन इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं कि इंफीरियर गुड्स पर बेटा आप लोगों के लिए इनकम अगर बढ़े तो एक लेवल तक डिमांड बढ़ेगी, बट उसके बाद आप उन गुड्स को छोड़कर अच्छी क्वालिटी के गुड्स पर ट्रांसफर कर लेते हो, इसलिए इन गुड्स को हम लोग इंफीरियर गुड्स कहते हैं। तो देखो, देयर आर सम कमोडिटीज फॉर विच द क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस ओनली अप टू ए सर्टेन लेवल ऑफ इनकम, क्वांटिटी डिमांडेड हमारे लिए सिर्फ एक लेवल ऑफ इनकम तक ही बढ़ती है, और एंड डिक्रीज विद एन इंक्रीज इन मनी इनकम बियॉन्ड दिस लेवल, और उसके बाद भी अगर इनकम बढ़ती जाए तो हम उन कमोडिटी की डिमांड को कम कर देते हैं। जैसे बाजरा हो गया, एक इंफीरियर गुड्स हमारे लिए है, मान लीजिए वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कोई गुड नॉर्मल है उसके लिए या इंफीरियर है ना। सैमसंग का मोबाइल मान लो मेरे लिए इंफीरियर, चलो मोबाइल तो हम लोग ज्यादा काम में नहीं लेंगे, बट हम बाजरे पर कंटिन्यू लेकर चलें तो बाजरा मेरे लिए मान लीजिए इंफीरियर गुड था, और इनकम बढ़ी तो ठीक है, बाजरे की जगह अब हम लोग क्विट कर कर वीट पर चले जाएंगे, तो इनकम बढ़ने से हम तो कहते हैं कि डिमांड बढ़नी चाहिए थी, बट उल्टा यहाँ कम हो जाती है, इसको बोलते हैं हम लोग इंफीरियर गुड्स। अगला आता है बेटा हमारे लिए टेस्ट एंड प्रेफरेंस कंज्यूमर, कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस से भी बेटा हमारे लिए डिमांड चेंज होती है। जो फैशनेबल चीज़ें होती हैं, न्यू फैशन की चीज़ें होती हैं, वो ओल्ड डिज़ाइन के कंपेरेटिव बेटा हमारे लिए ज़्यादा डिमांड होगी, जो हमें टेस्ट में अच्छा लगेगा उसकी डिमांड हमारे लिए ज़्यादा होगी, इसको बोलते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। अब इसमें 4-5 क्वेश्चन उसे ध्यान रखना। एक आता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट या बैंड वैगन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट या बैंड वैगन इफेक्ट का मतलब होता है, कई बार ना मेरे पड़ोसी कोई टीवी लेकर आए, मुझे इसकी जरूरत भले ही नहीं थी, लेकिन क्योंकि पड़ोसी टीवी लेकर आए ना तो हमें भी टीवी लाना जरूरी हो जाएगा। अभी यहाँ डिमांड क्यों चेंज हुआ है बेटा, इसको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, सामने वाले ने हमने दिखाया इस वजह से हम लोग डिमांड कर रहे हैं, इसको हमारे लिए यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट कहते हैं, या फिर इसे बैंड वैगन इफेक्ट भी बोला जाता है, ध्यान रखना। तो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट या बैंड वैगन इफेक्ट में क्या रहेगा, देखो, एक इंडिविजुअल डिमांड फॉर एलसीडी एलईडी टेलीविजन बाय अफेक्ट ही सीइंग वन इन हिज नेबर्स, या किसी पड़ोस के घर में उसने एलईडी एलसीडी देखा तो मुझे भी लाना है, और हम पुरानी टीवी को बेचकर नई टीवी लेकर आते हैं, इसको बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट या बैंड वैगन इफेक्ट। फिर आता है एक वेबलेन इफेक्ट। वेबलेन इफेक्ट ये होता है अमीर लोगों का, अमीर लोग ना महंगी से महंगी चीज खरीदते हैं, जबकि हम तो पीछे कह रहे हैं बेटा महंगी चीजों की डिमांड कम होनी चाहिए, बट अमीर लोग क्या करते हैं ना, महंगी चीज खरीदते हैं, रिच पीपल बेटा महंगी चीज खरीदते हैं अपनी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए, इसको कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन भी बोला जाता है या कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स भी बोला जाता है, और इस इफेक्ट को हम लोग कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, वेबलेन इफेक्ट। तो अमीर लोग आईफोन लाएंगे नया एकदम लेटेस्ट, ताकि वो प्रेस्टीज बने उनकी सोसाइटी में, और अगर वो चीज कॉमन हो जाए ना मार्केट में तो वो उसकी डिमांड को कम कर देते हैं, इसको बोलते हैं स्नॉब इफेक्ट। दो इफेक्ट है, एक है वेबलेन इफेक्ट, एक है बेटा हमारे लिए स्नॉब इफेक्ट। तो वेबलेन इफेक्ट तो क्या होगा, अमीर लोग क्या करते हैं, उन कमोडिटीज को खरीदते हैं बेटा जिनकी प्राइस मार्केट में ज्यादा है, इसको बोलता है वेबलेन इफेक्ट, क्योंकि ये एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट वेबलेन ने निकाला था, इसलिए इसको वेबलेन इफेक्ट कहते हैं। और यही इफेक्ट यूं भी कहता है कि अगर वही महंगी चीज कॉमन हो जाए, अगर आईफोन की रेटें टूट जाए और हर चंद लोगों के हाथ में आईफोन आ जाए, तो लोग उसकी डिमांड, अमीर लोग बाग उसकी डिमांड कम कर देंगे और कोई ऐसी चीज खरीदने लगेंगे जो मार्केट में वास्तव में वैल्यूबल है, ताकि उनकी प्रेस्टीज बनी रहे। किसी जमाने में 800 एक प्रेस्टीज का काम था, प्रेस्टीज थी, अमीर लोग बाग 800 ला रहे हैं, 800 कॉमन हुई तो अमीर लोगों ने छोड़ दिया वो अपग्रेड वर्जन और दूसरे लाने लग गए, इसको बोलते हैं स्नॉब इफेक्ट। टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या कहता है कि हमारी डिमांड ना हमारे टेस्ट से भी चेंज होती है, जिसका टेस्ट अच्छा लगता है उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, जिसका टेस्ट हमें अच्छा नहीं लगता है उसकी डिमांड कम होगी। हमारी प्रेफरेंस क्या है ये भी फैशन वगैरह पर डिपेंड करेगा। इसमें एक आता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, जिसे बैंड वैगन इफेक्ट भी कहते हैं। ये कहता है कि कई बार डेमोन्स्ट्रेशन की वजह से भी हम चीज़ें लेकर आते हैं, पड़ोसी के यहाँ देख कर कि यार वो नई चीज़ लाया हम भी लाएं, जरूरत नहीं थी बट उसको देखकर हम लाते हैं। अमीर लोग बार महंगी चीजें लाते हैं, प्रेस्टीज गुड्स लाते हैं, कॉन्स्पिकस गुड्स लाते हैं, इसको बोलते हैं वेबलेन इफेक्ट।
और अमीर लोग बाग क्या करते हैं, अगर वो चीज कॉमन हो जाए मार्केट में सबके बीच में, तो वो पीपल क्या करेंगे, इसकी डिमांड को कम कर देंगे, वो खरीदना ही बंद कर देंगे। उसको बोलते हैं स्नॉब इफेक्ट। तो ये दोनों बेटा हमारे लिए अमीर लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से ही होता है, और वही बेटा इस इफेक्ट को लाते हैं, एक वेवलेन और एक बेटा हमारे लिए स्नॉब इफेक्ट। एक और इफेक्ट है, एक 5-10 मिनट के टॉपिक आज खत्म कर लेते हैं बेटा, ताकि आप लोग क्वेश्चन पूरे कर पाए। और वह है हमारे लिए कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। कंज्यूमर क्या सोचता है, कंज्यूमर एक्सपेक्ट क्या करता है। तो कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन अगर हम लोग बेटा यहाँ पर बोले ना, कंज्यूमर की दो टाइप की एक्सपेक्टेशन होती है। एक, अगर वो ये माने कि किसी गुड्स की अवेलेबिलिटी मार्केट में डिक्रीज होने वाली है, तो अगर अवेलेबिलिटी मार्केट में मतलब उसकी सप्लाई मार्केट में कम होने वाली है फ्यूचर में कुछ दिनों बाद, तो फिर ये पक्का है ना कि उससे ये होगा कि उस कमोडिटी की प्राइस फ्यूचर में इंक्रीज हो जाएगी। अभी चीज नहीं हो रही मगर उसको लगता है कि फ्यूचर में इंक्रीज हो जाएगी, तो वो अभी उस कमोडिटी की डिमांड को बेटा बढ़ा देगा। जैसा हम सब करते हैं, हमारे घरों पर वीट खरीदा जाता है, सीजन के टाइम पर बल्क खरीद लेते हैं तो पूरे साल काम आएगा। क्यों 2 महीने बाद क्यों नहीं खरीदते, हमें पता है ना मार्केट में 2 महीने बाद गेहूं कम मिलेगा, प्राइस ज्यादा होगी, तो हम पहले से उसको खरीद कर रख लेते हैं। और अगर उसको ऐसा लगे कि उस गुड्स की अवेलेबिलिटी फ्यूचर में बढ़ने वाली है, मार्केट में उसकी सप्लाई इंक्रीज होने वाली है, तो जैसे सप्लाई इंक्रीज होगी बेटा, प्राइस हमारे लिए फ्यूचर में डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि फ्यूचर में जब ज्यादा गुड्स आएगा तो प्राइस बेटा कम हो जाएगी। उसकी वजह से हमारे फ्यूचर में प्राइस क्योंकि कम होने वाली है, तो जो चीजें अभी हमारे लिए एसेंशियल नहीं है, हम क्या करेंगे कि उसको क्विट कर देंगे और उसकी डिमांड हम लोग कम कर देंगे। इसको बोलते हैं कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। क्या बोलते हैं, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। कंज्यूमर दो चीजों की एक्सपेक्टेशन करते हैं, अगर किसी की अवेलेबिलिटी फ्यूचर में बढ़ने वाली है तो फ्यूचर में उसकी प्राइस बेटा कम हो जाएगी, तो वो डिमांड अभी कम कर देगा, फ्यूचर में खरीदेगा। अगर उसको लगता है कि फ्यूचर में किसी गुड्स की अवेलेबिलिटी कम होने वाली है, तो उसे पता है कि कल खरीदने जाऊंगा ना तो मार्केट में ये महंगा मिलेगा, इसलिए वो आज ही इस चीज को खरीद कर ले आएगा, डिमांड बढ़ा देगा। इसको बोलते हैं कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। फिर 5 बेटा मैंने यहाँ पर आप लोगों को कंटेंट बताए हैं, एक बार फटाफट से मेरे साथ रिवाइज कर रहे हैं यहाँ तक का। सबसे पहला बेटा हमारे लिए डिमांड। तो डिमांड बेटा हमारे लिए वो क्वांटिटी है जो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, हम लोग कहते हैं। डिमांड, इफेक्टिव डिमांड में 3 एलिमेंट होने चाहिए, डिजायर, मीन्स ऑफ परचेज एंड विलिंगनेस टू यूज। डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड में क्या फर्क है, डिमांड बेटा हमारे लिए डिफरेंट प्राइसेस पर डिफरेंट क्वांटिटी है, जबकि क्वांटिटी डिमांडेड बेटा हमारे लिए एक फिक्स प्राइस पर है। ये पीरियड ऑफ टाइम पर स्टडी होते हैं, इसलिए इनको हम लोग फ्लो कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो जनरली डिमांड एक रिलेशन है बेटा क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस में, कब, जब अदर एलिमेंट कांस्टेंट रहे। अदर एलिमेंट कौन कौन से अभी हमने देखा, प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। प्राइस ऑफ कमोडिटी अगर ये कहता है कैटरिस पेरिबस अगर हमारे लिए हो, अदर एलिमेंट कॉमन रहे, तो ऐसी सिचुएशन में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी अगर बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी कम होगा तो हमारे लिए डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। वही बेटा हमारे लिए प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स दो होती है, एक होती है कॉम्प्लीमेंट्री और एक होती है बेटा सब्सटीट्यूट। कॉम्प्लीमेंट्री वो जो एक साथ हमारे लिए काम आती है, उन्हें हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। लाइक बेटा हमारे लिए गुड्स हो गया यहाँ पर कार एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक, ब्रेड एंड बटर। यहाँ इनवर्स रिलेशनशिप होता है बेटा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस में, एक की प्राइस और दूसरे की डिमांड। पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा मान लो तो कार की डिमांड कम हो जाएगी, पेट्रोल की प्राइस कम होगी तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी, या उल्टा कार की प्राइस बढ़ गई तो पेट्रोल की डिमांड कम, कार की प्राइस कम हुई तो पेट्रोल की डिमांड ज्यादा। कॉम्पिटिटिंग गुड्स या सब्सटीट्यूट गुड्स बेटा जो आप लोगों के लिए कॉम्पिटिटर गुड्स है, सब्सटीट्यूट कर कर काम आती है, टी एंड कॉफी हो गया। यहाँ पॉजिटिव रिलेशन होता है, एक का प्राइस बढ़ा तो दूसरे का डिमांड हमारे लिए बढ़ जाएगा, और एक का प्राइस कम हुआ तो दूसरे का डिमांड कम हो जाएगा। इनकम ऑफ कंज्यूमर के लिए दो तरह के गुड्स होते हैं, नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स जो अच्छी क्वालिटी, बेसिकली अधिकतर गुड्स नॉर्मल गुड्स में आते हैं। नॉर्मल गुड्स बेटा ना हमारे लिए
पॉजिटिव रिलेशन होता है। इनकम बढ़ जाए तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है, इनकम कम हो जाए तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम हो जाती है। लेकिन ये जनरली जो आपके ड्यूरेबल गुड्स हैं उनमें ज़्यादा चेंज होता है, जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं उनमें कंपेरेटिव कम चेंज होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम अमीर होते जाते हैं हमारी फूड वगैरह पर या नॉन ड्यूरेबल गुड्स पर डिपेंडेंसी कम होती जाती है और ड्यूरेबल को हम ज़्यादा खरीदते हैं। इंफीरियर गुड्स में ऐसा होता है कि इनकम बढ़ने पर एक लेवल तक आप इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ाते हो, लेकिन उसके बाद भी अगर हम लोग इनकम बढ़ जाए तो उन गुड्स की डिमांड हमारे लिए बढ़ने की बजाय कम हो जाती है, क्योंकि हम फिर उसकी बजाय कोई और बहुत अच्छी गुड्स खरीदने लगते हैं। टेस्ट एंड प्रेफरेंस से भी हमारी डिमांड चेंज होती है। नई फैशनेबल नई चीज़ें हम ज़्यादा खरीदते हैं, ओल्ड फैशनेबल ओल्ड चीज़ें हम लोग कंपेरेटिव कम खरीदते हैं। इनमें एक डेमोन्स्ट्रेशन या बैंड वैगन इफेक्ट होता है, दूसरे की देखकर हम कोई चीज़ लाते हैं तो इसको बैंड वैगन इफेक्ट या आप लोगों के लिए डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट कहते हैं। वेबलिन इफेक्ट प्रोफेसर वेबलिन ने लॉन्च किया था और वो उन्होंने कहा था कि अमीर लोग महंगी चीज़ों को ज़्यादा, जो प्रेस्टीज वाले डायमंड्स वगैरह हैं उनको ज़्यादा खरीदते हैं क्योंकि वो उनकी प्रेस्टीज बनाती हैं, लेकिन उल्टा अगर वो चीज़ कॉमन हो जाए मार्केट में तो वो लोग उनकी कंजम्पशन को बंद कर देंगे। इसको कहते हैं स्नॉब इफेक्ट। फिर आता है बेटा हमारे लिए कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। दो तरह की एक्सपेक्टेशन होती है। कंज्यूमर को लगता है कि फ्यूचर में अवेलेबिलिटी बढ़ने वाली है तो डिमांड आज ही बढ़ा देगा, सॉरी कम कर देगा। फ्यूचर में अगर अवेलेबिलिटी बढ़ने वाली है, प्राइस कम हो जाएगी, इसलिए फ्यूचर में वो अभी डिमांड कम कर देगा और फ्यूचर में खरीदेगा। और अगर उसको लगता है कि फ्यूचर में ना किसी कमोडिटी की प्राइस अवेलेबिलिटी अगर फ्यूचर में कम होने वाली है, जिससे कि फ्यूचर में प्राइस कम बढ़ जाएगी, तो वो डिमांड आज ही बढ़ा देगा। फिर चार अदर इफेक्ट आते हैं, ये छोटा सा पॉइंट वो ले लेते हैं। अदर इफेक्ट, अदर चीज़ें भी बेटा, अदर फैक्टर्स भी हमारे लिए इफेक्ट डालते हैं, जैसे साइज ऑफ पॉपुलेशन। किसी कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा होगी। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन किस लेवल की है, अगर बहुत ज़्यादा ओल्ड पर्सन है तो ओल्ड पीपल के काम में आने वाली चीज़ें, वॉकिंग स्टिक्स वगैरह ज़्यादा काम आएंगी। और वहीं बेटा हमारे लिए चिल्ड्रन ज़्यादा है तो टॉयज वगैरह की डिमांड ज़्यादा होगी। साथ ही में आपका लेवल ऑफ नेशनल इनकम क्या है या इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, दो होता है, या तो इक्वल होगा या अनइक्वल होगा। अगर आपके यहाँ पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, मतलब अमीर लोग बाग ज़्यादा हैं, पुअर while the majority are very poor, कुछ ही बहुत अमीर लोग बाग हैं और मेजोरिटी बेटा वेरी पुअर लोगों की है, तो ऐसी सिचुएशन में ना क्या होगा कि आप लोगों के लिए मार्केट में चीज़ों की डिमांड कम रहेगी क्योंकि ज़्यादा मेजोरिटी पुअर लोगों की है। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल है तो डिमांड आपके लिए सभी तरह की गुड्स की अच्छी रहेगी, सभी तरह की गुड्स की। फिर आता है कंज्यूमर को क्रेडिट फैसिलिटी और इंटरेस्ट रेट कैसा है, उससे भी डिमांड फ्लक्चुएट होती है। अगर क्रेडिट फैसिलिटी आसानी से मिल रही है, रेट इंटरेस्ट की कम है, मार्केट में डिमांड ज़्यादा रहेगी। वहीं आपकी क्रेडिट फैसिलिटी बहुत मुश्किल से लोगों को उधार मिल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, तो लोग बाग डिमांड हमारे लिए कंपेरेटिव कम खरीदेंगे। चार चीज़ें और फैक्टर है। साइज ऑफ पॉपुलेशन, ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा होगी। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में अगर बूढ़े लोग ज़्यादा हैं तो उनकी यूज़ होने वाली ज़्यादा काम आएगी, चिल्ड्रन ज़्यादा है तो उनकी यूज़ होने वाली चीज़ें ज़्यादा काम आएगी। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम है, इस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब अमीर लोग बाग कुछ ही और बाकी के अधिकतर गरीब है, तो चीज़ों की डिमांड कम ही रहेगी। और इक्वल है, मतलब सबके पास इक्वलेंट पैसा है तो चीज़ों की डिमांड ज़्यादा रहेगी। क्रेडिट फैसिलिटी आसानी से मिलती है तो डिमांड ज़्यादा रहेगी। क्रेडिट फैसिलिटी मतलब बैंकों से लोन मुश्किल से मिलता है तो लोग बाग चीज़ें कम खरीदेंगे। वही रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज़्यादा है चीज़ों की तो भी लोग बाग कम खरीदेंगे क्योंकि महंगा पड़ेगा लोन। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो लोग बाग ज़्यादा खरीदेंगे क्योंकि उनके लिए लोन सस्ता पड़ेगा। और इन सब फैक्टर्स को एक फंक्शन के रूप में अगर हम लोग लिख देना बेटा, एक सिंबॉलिक स्टेटमेंट हम लोग लिख दें तो उसको एक फंक्शन बेटा एक सिंबॉलिक स्टेटमेंट के रूप में लिख दें कि हमारी डिमांड फंक्शनली यहाँ पर इफेक्ट कर रही है पीएक्स बोले तो प्राइस ऑफ कमोडिटी, एम बोले तो मनी इनकम ऑफ कंज्यूमर, पी वाई का मतलब होगा बेटा हमारे लिए प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, पी सी का मतलब होगा बेटा हमारे लिए प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस, साथ ही में एडवर्टाइजमेंट कितना हो रहा है, उन सब से हमारे लिए कितना इफेक्ट होगा। इस एक फंक्शन को बेटा हम लोग यहाँ पर डिमांड फंक्शन बोलते हैं। तो एक फंक्शन वे में हमारे लिए एक स्टेटमेंट बनना, एक सिंबॉलिक स्टेटमेंट
जो फंक्शंस शो करेगा कि हमारी डिमांड किन किन से इफेक्ट हो रही है। तो ऊपर ये सारे एलिमेंट थे बट हमारे मॉड्यूल में फंक्शन ये दे रखे हैं, पी एक्स, एम, पी वाई, पी सी, टी और ए। पी एक्स का मतलब डिमांड हमारी ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी से इफेक्ट होगी, एम मनी इनकम ऑफ कंज्यूमर से इनकम होगी, पी वाई प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स से, पीसी प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स से, टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, और ए का मतलब बेटा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर मार्केट में कितना हो रहा है उससे भी डिमांड हमारी फ्लक्चुएट होती है क्योंकि उससे टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होता है। एडवर्टाइजमेंट अच्छा होगा तो हम डिमांड ज्यादा करेंगे, एडवर्टाइजमेंट कम होगा तो हम डिमांड कम करेंगे। यहाँ ये जो डिमांड है ना बेटा, इसको तो बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ए फंक्शन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड फंक्शन। ए स्टेटमेंट, एक सिंबॉलिक स्टेटमेंट बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड ए फंक्शन। और ए सिंबॉलिक फंक्शन विच शोज द डिमांड, डिमांड तो कौन सा वेरिएबल हुआ बेटा हमारे लिए, डिपेंडेंट। डिमांड डिपेंडेंट है किस पर, इन सब पर, इनको बोलते हैं इंडिपेंडेंट या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। तो डिमांड हमारे लिए पी एक्स, एम, पी वाई, पी सी, टी, ए पर डिपेंड करेगा। पी एक्स का मतलब ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी, एम का मतलब मनी इनकम, पी वाई का मतलब प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, पीसी का मतलब प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, टी का मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस और ए का मतलब एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। अब तक मैंने जितना कराया ना, मॉड्यूल और एग्जाम क्वेश्चन मिलाकर 29 क्वेश्चन है, फटाफट से देख रहे हैं, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। डिमांड फॉर ए कमोडिटी, डिमांड किसको बोलेंगे, ये एक काम करते हैं बेटा, मैं आपको देता हूँ आज करने को, ये 29 क्वेश्चन है क्योंकि मैं तो फटफट टिक लगा दूंगा, उससे आपको पता नहीं चलेगा सारे ऑप्शन देखकर। तो एक काम करते हैं, आप इन 29 क्वेश्चन को आज ट्राई करेंगे, आज जितना अपन ने पढ़ा है टिक लगाएंगे, कल मैं एक एक क्वेश्चन को व्यू लूंगा, फिर कोई डाउट लगे तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं ना इन नंबर पर आज नहीं, आज जो भी इशू है वो तो आप लोग कल मैं आपको वैसे ही समझाऊंगा तो उसमें हम लोग करेंगे। फटाफट व्यू दे दोगे क्या मेरे को, क्या क्या याद रखना है, देखो इतनी पंचायती में जो याद रखना है वो सुन लो मेरे से। इफेक्टिव डिमांड के 3 एलिमेंट ध्यान रखना, डिजायर, परचेज मीन्स और एक विलिंगनेस, इसको इफेक्टिव डिमांड के एलिमेंट कहते हैं। डिमांड क्या है, तो डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट गिवन प्राइस ऑफ कॉमन एट पीरियड ऑफ टाइम, हम लोगों ने स्टडी किया था। फिर आता है बेटा हमारे लिए डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड में क्या फर्क होगा, तो डिमांड बेटा हमारे लिए एक अलग अलग गिवन प्राइस पर अलग अलग कमोडिटीज जो हमारे लिए रहेगी वो डिमांड है, सर्टेन प्राइस पर जो सर्टेन कमोडिटी है स्पेसिफिक प्राइस पर वो हमारे लिए क्वांटिटी डिमांडेड है। ये फ्लो कॉन्सेप्ट होते हैं बेटा क्योंकि आप पीरियड ऑफ टाइम पर स्टडी करते हो। फिर आता है डिटर्मिनेंट्स कौन से, तो 5 है, प्राइस ऑफ कमोडिटी, इनवर्स रिलेशन होता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स 2 होती है, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट। कॉम्प्लीमेंट्री जो एक साथ काम आती है, ब्रेड बटर, पैन, इन, कार, पेट्रोल, यहाँ भी इनवर्स रिलेशन होता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स बेटा जो हमारे लिए कॉम्पिटिटर गुड्स हैं, यहाँ पॉजिटिव रिलेशन होता है, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे की डिमांड भी बढ़ेगी और एक की प्राइस कम होगी तो दूसरे की डिमांड कम होगी। इनकम ऑफ कंज्यूमर में जनरली नॉर्मल गुड्स होती है, यहाँ पॉजिटिव इफेक्ट होता है, एक इनकम बढ़े तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ती है, इनकम कम हो तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम होती है। इंफीरियर गुड्स में इनकम बढ़ने पर एक लेवल तक डिमांड बढ़ती है, उसके बाद डिमांड कम हो जाती है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस पर भी इफेक्ट होता है, यहाँ 4 इफेक्ट याद रखना। एक को बोलते हैं बेटा डेमोन्स्ट्रेशन या बैड वैगन इफेक्ट, इसका मतलब होता है किसी और का देखकर चीजों को लाना। वेपलिन इफेक्ट, अमीर लोग महंगी चीजों को ज्यादा खरीदते हैं क्योंकि उनकी प्रेस्टीज की गुड्स होती है और अगर वो चीजें कॉमन हो जाए तो वो डिमांड कम कर देते हैं, इसको कहते हैं स्नॉब इफेक्ट। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, अगर कंज्यूमर ये सोचता है कि फ्यूचर में अवेलेबिलिटी बढ़ने वाली है तो वो आज डिमांड कम कर देगा, और कंज्यूमर सोचता है कि फ्यूचर में अवेलेबिलिटी कम होने वाली है तो वो डिमांड आज बढ़ा देता है। फिर पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा होगी, बूढ़ों लोगों की ज़्यादा है तो उनकी चीज़ें ज़्यादा बिकेंगी, चिल्ड्रंस की ज़्यादा है तो उनकी चीज़ें ज़्यादा बिकेगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अगर इक्वल है, मतलब सब लोगों के पास बराबर पैसा है तो डिमांड ज़्यादा होगी मार्केट में, और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, मतलब चंद लोग बाग ही अमीर है बाकी सब गरीब है, तो हमारे लिए यहाँ पर डिमांड कंपैरेटिव कम होगी। कंज्यूमर को आसानी से क्रेडिट मिले तो डिमांड ज़्यादा होगी, कंज्यूमर को क्रेडिट कम मिले तो डिमांड कम होगी। इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा महंगा लोन मिल रहा है तो डिमांड कम होगी, इंटरेस्ट रेट कम है तो डिमांड हमारे लिए ज़्यादा होगी। इसके अलावा भी टैक्स का सिस्टम, सब्सिडी वगैरह कुछ कंडीशन है जिससे भी हमारे लिए डिमांड इफेक्ट होती है। और इन सब एलिमेंट्स को एक सिंबॉलिक स्टेटमेंट में अगर हम लोग लिख दें जिनसे हमारी डिमांड,
सिंबॉलिक स्टेटमेंट ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन किस किस में, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एक सिंबॉलिक स्टेटमेंट को हम लोग बेटा यहाँ पर फंक्शन बोलते हैं। डिमांड फंक्शन हमारे लिए एक रिलेशनशिप है बिटवीन डिमांड and its determinants. A functional relationship between demand and its determinants is called demand function. ये है demand dependent variable, ये है independent variable बेटा हमारे लिए, इसको हम लोग बेटा यहाँ पर demand function यहाँ पर बोलते हैं। अब आप क्वेश्चन कैसे करोगे, पहले ये नोट शीट पूरा अच्छे से पढ़ना है। चारों ऑप्शन एक जैसे नजर आ सकते हैं, ये ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही इश्यू रहता है थ्योरी में। आराम से सोचना बेस्ट आंसर हमारे लिए कौन सा लग रहा है, तुक्के नहीं मारना है, अल्टप्पे में नहीं कि यार चलो ये सही हो गया, ऐसा नहीं। मैं कॉन्फिडेंस हूँ कि इसका आंसर इन चार में यही हो सकता है। बाकी मैं आपको कल और करूंगा, उन क्वेश्चंस को आंसर को हम देखेंगे, फिर नया टॉपिक क्रिएट करेंगे। तो आज आप कंप्लीट करें, बाकी हम लोग कल शुरू